नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। ये देश नित्य नए विरोध प्रदर्शन के लिए एक मौका खोज लेता है। देश में कोई भी कानून बने, कोई भी नियम बने, किसी भी नियम की शुरुआत की मांग की जाए, एक आंदोलन खड़ा हो जाता है। लेकिन इस बार जो एक नया कानून आया है, जिसे हम यूजीसी एक्ट के नाम से जान रहे हैं, 13 जनवरी 2026 को ये जारी हुआ। ये उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए है। इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, पुराने नियम को, 2012 के नियम को इसमें परिवर्तन किया गया है, संशोधन किया गया है, कुछ ऐड ऑन किया गया है। ये शैक्षणिक संस्थाओं में, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, लिंग को लेकर के, नस्ल को लेकर के जो विवाद पैदा हो रहे थे, जो भेदभाव की खबरें आ रही थी लगातार। आपको रोहित वेमुला कांड अच्छी तरह से याद होगा। एक अन्य लड़की पायल, उसका पूरा नाम मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूं, वो मामला था। अनेक मामले हैं हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में। लगातार जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, विकलांग हैं, महिलाएं हैं, उनको लेकर के उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से ये कानून लाया गया है। लेकिन कानून के आते ही पूरे देश भर में हंगामा मचा हुआ है। खास तौर पर अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें, तो उत्तर प्रदेश में तो यहां इस नियम के खिलाफ एक प्रशासनिक अधिकारी रोते बिलखते हुए वो इस पद से इस्तीफा तक दे देते हैं। अब इसे क्या कहा जाएगा? हालांकि इस कानून में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, कमेटी गठित करने की भी बात कही गई है, उन सब चीजों पर हम आएंगे। लेकिन जो विरोध का मानक है, जिस तरह से इस कानून को लेकर के सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग भी बहुत मुखर हैं, बजरंग दल भी मुखर है, हिंदू पक्ष रखने वाले ब्राह्मणवादी या मनुवादी लोगों के ऊपर ये ज्यादा आघात लग रहा है। उनका ये कहना है कि हम ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, यानी कि सवर्णों को लेकर इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है, और जो व्यवस्था की गई है उसके तहत ये मान लिया गया है स्वाभाविक रूप से कि सवर्ण ही अपराधी होंगे। ऐसा कुछ अगर उसके अंदर है तो निश्चित तौर पर यह गलत है, क्योंकि अगर समानता की बात की जा रही है, इस देश में हमारा संविधान भी सबको समान अवसर से, समान निगाह से देखने की बात करता है। ऐसे में इस भेदभाव वाली नीति को अख्तियार करने, उसे लागू करने के पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है, शिक्षा मंत्रालय की क्या मंशा हो सकती है? हालांकि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से शिक्षा मंत्री ने ये स्पष्ट किया है, लोगों को आश्वस्त किया है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इसकी उन्होंने एक तरह से गारंटी भी दी है। लेकिन इसका विरोध करने वालों का ये भी तुर्रा है, ये वही लोगों का तुर्रा है जो विरोध कर रहे हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो पितृसत्तात्मक ब्राह्मणवादी सत्ता के पुजारी हैं। उनका कहना है कि ये कैसी व्यवस्था है कि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले अगर किसी का कोई अपमान किया हो, किसी के साथ कोई भेदभाव की हो, किसी का हक छीना हो, तो उसकी सजा आज की जनरेशन क्यों भुगते? ये विरोध करने वालों का तर्क बहुत सही है, वाजिब है। लेकिन इस तर्क के बारे में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं
कि आरोप अक्सर लगता है कि मुसलमानों, मुगलों ने या आतंकियों ने, आक्रांताओं ने, वो चाहे गजनी हो, मोहम्मद गजनी हो, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, इन्होंने अगर कोई जाति हिंदू समाज के साथ की है, मंदिरों को तोड़ा है, लूटा है, तो उसकी सजा आज के मुसलमान क्यों भुगते? ये दो तरफा बात तो नहीं हो सकती है। अगर समानता की बात है तो उसमें जिस तरह से ब्राह्मण से लेकर के जो भी जातियां हैं, उन सभी जातियों में के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। ठीक उसी तरह से भारतवर्ष का हर नागरिक, जिसे संवैधानिक अधिकार है, वो अपना धर्म, अपना मजहब अपनाए, उसके अनुसार अपने रीति रिवाजों को पूरा करे, अपने कर्मकांडों को निभाए, उसमें भी किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। फिर हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों खोजे जाते हैं? केवल मदरसे क्यों गिराए जाते हैं? मस्जिदें क्यों ढाई जाती हैं? हालांकि अब तो उत्तर प्रदेश में मस्जिदों से भी आगे निकल चुके हैं लोग, कुछ वो हिंदू आपस में ही लड़ने लगे हैं। मंदिरों का भी विध्वंस उसी तरह से शुरू हो गया है जिस तरह से मस्जिदों को गिराया जा रहा है। दरअसल ये राजनीति यूजीसी एक्ट को लेकर के नहीं है, ये राजनीति कुछ अलग किस्म की है। ये केवल और केवल बांटो और काटो वाली राजनीति है। इस राजनीति से इस देश का कोई भला नहीं होना चाहिए, नहीं होने वाला है। एक बार और बता दूं कि ये जो एक्ट आया है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आया है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसको बनाया गया है और इसको जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा इसे पारित किया गया है। वो पार्लियामेंट्री कमेटी जिसके अध्यक्ष कांग्रेस नेता, राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह थे। एससी एसटी के खिलाफ, यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के खिलाफ भेदभाव, छुआछूत या ताने मारने जैसी किसी भी तरह की वारदात को लेकर के पहले से एससी एसटी एक्ट था, लेकिन अब उसमें ये जो नया कानून आया है उसमें एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है। विरोध करने वालों का तर्क है कि क्या ओबीसी के ऊपर एससी एसटी नाहक में कोई आरोप लगा करके उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं? क्या ओबीसी दलितों, आदिवासियों के खिलाफ कोई आरोप लगा करके, मिथ्या आरोप लगा करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? और एससी एसटी ओबीसी में से कोई भी सवर्णों के खिलाफ कुछ भी आरोप लगा दे और उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, यह सहन नहीं होगा। ऐसा इसको लेकर के तमाम जगह, वाराणसी में भी इसको लेकर के जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल ही रहा है। पूर्वांचल से लेकर के राजधानी लखनऊ तक गर्म है इस मसले को लेकर के। लेकिन इसमें अभी सारे राजनीतिक दल, पक्ष हो विपक्ष हो, सभी इसमें मौन है। आखिर क्यों? किसी को तो सामने आना चाहिए। तो सामने आ कौन रहा है? जो राजनीति के गलियारे से घूमते हुए जो कवि बन गए, जो कथावाचक बन गए, ऐसे लोग इसके विरोध में भी खड़े हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो नया एक्ट आया है वो क्यों आया है, कैसे आया है, इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी आपको देता हूं मैं। इसमें जो बताया गया है कि यूजीसी बिल 2026 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस
रेगुलेशंस 2026 जारी कर दिया है। ये नियम 2012 की एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस की जगह लाए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा साल 2026 में लागू किया गया यह नया कानून नियमावली भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में समानता, इक्विटी, समावेशन, इंक्लूशन और भेदभाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यूजीसी एक्ट 2026 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों को हर तरह के भेदभाव को रोकना होगा और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा, ये अनिवार्य होगा। ईओसी, जिसे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर कहा जाएगा, इस शिकायतों की जांच करेगा और 24x7 हेल्पलाइन चलाएगा। शिकायत आने पर इक्विलिटी कमेटी तुरंत बैठक कर रिपोर्ट संस्थान प्रमुख को देगी। नियमों के पालन की जिम्मेदारी सीधे संस्थान प्रमुख पर होगी। हालांकि इसे लेकर देश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो ही रहे हैं, जैसा मैंने बताया। अब हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे और ये बताना चाहेंगे कि इसमें मामला है क्या और ये क्यों इस तरह से इस पर तमाम सारी बंदिशें लगाई जा रही हैं। दरअसल ये जो नियम है, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि इसमें कुछ चीजें प्रमुख हैं, उनको आपके सामने रखते हैं, जिसमें खास तौर पर भेदभाव खत्म करने का लक्ष्य है। परिसर में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान व विकलांगता के आधार पर कोई भेदभाव न हो। हर संस्थान में ईओसी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। ईओसी का शिकायतों की जांच और कार्रवाई के लिए विशेष समिति है। समावेशी प्रतिनिधित्व के तहत SC, ST, OBC, महिलाएं और विकलांगों की भागीदारी अनिवार्य की गई है। ओबीसी को भी सुरक्षा पहली बार मिली है, यानी कि SC, ST के साथ OBC को भी स्पष्ट कानूनी संरक्षण मिला है। संस्थान से असंतुष्ट होने पर स्वतंत्र अपील का अधिकार भी है। संस्थानों की जवाबदेही के तहत कॉलेज, यूनिवर्सिटी प्रमुख सीधे जिम्मेदार होंगे। नियमित रिपोर्टिंग सिस्टम भी इसमें बनाया गया है। वार्षिक रिपोर्ट यूजीसी को देना जरूरी है। राष्ट्रीय निगरानी समिति जो है पूरे देश में नियमों की मॉनिटरिंग करेगी। कड़ी सजा इसमें कड़ी सजा का भी प्रावधान किया गया है। नियम तोड़े जाने पर यूजीसी मान्यता और योजनाएं रोकी जा सकती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लागू ये नियम, यह नया कानून भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में समता, समावेशन और भेदभाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में, जैसा मैंने बताया, कि एक बड़ा कदम माना जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो ये कानून लागू किया है, उसके तहत अब केवल उच्च शिक्षा संस्थानों का शैक्षिक या प्रशासनिक विषय नहीं रह गया है। ये राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन गया है। देश भर में इस पर चर्चा चल रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 13 जनवरी को, जैसा मैंने बताया, कि इसे लागू किया गया। ये नियम 2012 की एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस की जगह लाए गए हैं। इनका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग, दिव्यांगता और जन्म स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना और समान अवसर सुनिश्चित करना है। ये नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लागू किए गए हैं, जब पुराने नियमों के पालन को लेकर याचिका दायर हुई थी। जनवरी 2026 के अंत में इस पर बहस तेज हो गई है। समर्थक इसे मजबूत और लागू करने योग्य कानून मानते हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि इसमें दुरुपयोग से बचाव के पर्याप्त प्रावधान नहीं है और संस्थानों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। यूजीसी के नए नियम अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिलाओं, दिव्यांगों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी भी तरह के भेदभाव को रोकने पर केंद्रित है। इसमें भेदभाव को अनुचित व्यवहार, बहिष्कार या अवसरों से वंचित करना माना गया है। अब संस्थानों के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा
और इसकी जिम्मेदारी सीधे संस्थान प्रमुख पर होगी। उच्च शिक्षण संस्थानों को इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा। यदि केंद्र वंचित वर्गों के छात्रों और कर्मचारियों को अकादमिक, सामाजिक और आर्थिक मार्गदर्शन देगा, शिकायतों की जांच करेगा और ऑनलाइन शिकायत प्रणाली चलाएगा। यदि कोई कॉलेज अपना ईओसी नहीं बना पाता तो उसकी जिम्मेदारी संबद्ध विश्वविद्यालय की होगी। इसमें कई जो गाइडलाइंस है, हर संस्थान को सभी प्रकार के भेदभाव, खासकर जाति आधारित भेदभाव को रोकना होगा और समान अवसर सुनिश्चित करने होंगे। नियमों के सही क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सीधे संस्थान प्रमुख पर होगी। प्रत्येक संस्थान में ईओसी बनाना अनिवार्य होगा जो वंचित वर्गों को अकादमिक और सामाजिक और आर्थिक मार्गदर्शन देगा। ईओसी ऑनलाइन शिकायत प्रणाली चलाएगा और भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की जांच करेगा। ईओसी के तहत समिति बनेगी जो शिकायतों की समीक्षा कर रिपोर्ट संस्थान प्रमुख को देगी, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग प्रतिनिधि होंगे। हर संस्थान को इक्विटी हेल्पलाइन चलानी होगी और शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। ईओसी के अंतर्गत एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिकायत मिलते ही समिति बैठक करेगी और रिपोर्ट संस्थान प्रमुख को देगी। हर संस्थान को 24 घंटे की इक्विटी हेल्पलाइन चलानी होगी। शिकायतकर्ता की पहचान मांगने पर गोपनीय रखी जाएगी। यदि कोई उच्च शिक्षा संस्थान यूजीसी के नियमों का पालन नहीं करता तो आयोग जांच समिति गठित करेगा। उल्लंघन साबित होने पर संस्थान पर कार्रवाई की जाएगी, जैसे यूजीसी योजनाओं से वंचित करना, डिग्री कार्यक्रम चलाने पर रोक, ओपन व डिस्टेंस व ऑनलाइन कोर्स बंद करना और यूजीसी अधिनियम के तहत सूची से हटाना। आवश्यकता पड़ने पर यूजीसी अतिरिक्त दंड भी लगा सकता है। नियम न मानने पर यूजीसी अनुदान रोक सकता है, नए कोर्स बंद कर सकता है और संस्थान को सूची से हटाया जा सकता है। ये नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 46 से जुड़े हैं। हालांकि आलोचकों का कहना है कि अप्रत्यक्ष भेदभाव की परिभाषा अस्पष्ट, झूठी शिकायतों की आशंका है और संस्थान पर प्रशासनिक दबाव बढ़ेगा। ये इतनी सारी चीजें हैं, सारी व्यवस्था इसमें की गई है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि जिस तरह से इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग, महिला, इन सबको शामिल को प्रतिनिधित्व दिया गया है, उस हिसाब से जांच कमेटी के भीतर अगर सवर्णों का भी प्रतिनिधित्व शामिल किया जाता तो इससे इस कमेटी के प्रभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आज जो विरोध हो रहा है वो विरोध भी शायद नहीं होता। आज इस एक कारण से पूरे सिस्टम से सवर्णों को बाहर करना, ये भी तो संविधान के विरुद्ध है। ये संविधान के तहत ये एक्ट तो नहीं हो सकता है जिसमें किन्हीं खास वर्ग को इससे वंचित कर दिया जाए। ये कोई आरक्षण का मामला नहीं है। आरक्षण का मामला बिल्कुल नहीं है कि इसके माध्यम से आप एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं, विकलांगों को नौकरियों के लिए या विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थाओं में दाखिले के लिए आप सीटें आरक्षित कर रहे हो, ऐसा नहीं है। शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के कोई आरक्षण हो, ऐसा भी नहीं है। ये एक तरह से शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन कायम रखना और जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से भी, उनके साथ साथ अगर इसमें सवर्णों को भी शामिल किया जाता, आज की तारीख में सवर्णों में से भी बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उनके पास कोई अधिकार नहीं है। तमाम ऐसे सवर्ण मिल जाएंगे जो आज भी भिक्षा मांग करके अपना पेट पालन कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन कर रहे हैं।
ऐसे में मैं इस एक्ट का विरोधी नहीं हूं। इस एक्ट को अनिवार्यतः लागू किया जाना चाहिए, लेकिन अगर समता की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है, तो इससे एक बात स्पष्ट रूप से सामने आ रही है कि हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले जिन्होंने जो कुछ भी किया, कम से कम स्वातंत्र आंदोलन और आजादी के बाद की जो स्थितियां बनी हैं इस देश में संविधान के तहत, उसमें हर शख्स को समान रूप से अधिकार प्राप्त है। जब ये आरक्षण का मामला नहीं है किसी तरह से, केवल भेदभाव रोकने की बात है। बहुत सारे शिक्षण संस्थानों में हमारी व्यक्तिगत जानकारी में है कि जो विप्र का पुत्र आईआईटी करने के लिए, मेडिकल में दाखिले के लिए या दाखिला होने के बाद जब वो पढ़ाई करने के लिए जाता है, माथे पर चंदन लगाता है, शिखा रखता है, तो उसे भी ठपोर संखी कहा जाता है। उसके ऊपर भी तमाम कमेंट किए जाते हैं। क्या इसका कोई जवाब है? वो लड़का कहां जाएगा? आप समानता की बात कर रहे हो, समता की बात कर रहे हो, भेदभाव की बात कर रहे हो, तो कोई क्या केवल इसलिए कि हमारे पूर्वजों ने कुछ किया है, आप आने दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, वंचितों के साथ, महिलाओं के साथ, विकलांगों के साथ, तो उनके साथ आप भी तो वही करने जा रहे हो, उन्हें इस तरह का दंड देकर के एक तरफ से। लिहाजा संसद को, बजट सत्र शुरू हो चुका है, संसद को मेरी समझ से इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए और जो कमेटी, इक्विटी कमेटी का जो गठन किया जा रहा है, उस इक्विटी कमेटी के भीतर सभी धर्मों को, सभी जातियों को बराबर स्थान दिया जाना चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर भी कीजिएगा, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।